हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 11th केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और हम लोगों ने फर्स्ट पे स्टार्ट कर दिया था, जिसके ऑलरेडी हम लोग 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग ये लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले वो लेक्चर ज़रूर से देख करके आएँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एज यूजुअल क्या करते हैं, जो हम लोगों के लास्ट लेक्चर 2 था उसका हम लोग एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा था कि आपके साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में सीखा था, है ना। अगर हम आप उनको रिवाइज कराना चाहेंगे तो क्या करना है, जैसे हम लोग के पास ऐसी काफ़ी सारी लार्ज क्वांटिटीज हुआ करती हैं, फिर ऐसे काफ़ी बड़े बड़े नंबर्स हुआ करते हैं जिनको हम लोग को कॉम्प्रिहेंड कर पाना, जिनको समझ पाना या जिनको राइट डाउन कर पाना हम लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हुआ करता है ना। हम लोग उसमें देखा भी था कि जैसे आपको अगर एवोगाड्रोस नंबर हुआ करता है, अगर आप उसको सिंपल एक एक डिजिट को अगर आप ओपन अप करके लिखेंगे तो वो कितनी बड़ी क्वांटिटी बन जाती है। तो साइंटिफिक नोटेशंस क्या करते हैं, बेसिकली ऐसे बड़े बड़े नंबर्स जो हुआ करते हैं उनको कंसाइज करके शॉर्ट में लिखना हमारी हेल्प करता है, ताकि हम लोग को उनको आसानी से समझ सकें, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशंस में ही हम लोगों ने सीखा था कि किस प्रकार से हम लोग उनका एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन या फिर कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन हुआ करता है वो हम कैसे कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा था कि बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ करते हैं। मैं आपको बताया था सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुआ करते हैं, कि हर नंबर में हर डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता है। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो, है ना। अगर मान लिए हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है जिसमें लेट्स से 7 डिजिट्स हैं, दैट डजंट मीन कि हमारे पास जो 7 के 7 डिजिट्स हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट होंगे, है ना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल्स हुआ करते थे, हम लोगों ने 5 रूल्स देखे थे, फिर हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल से प्रैक्टिस किए थे, है ना। तो वो सिग्निफिकेंट फिगर का टॉपिक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। और एट द एंड हम लोगों ने बस शॉर्ट में बहुत 5 मिनट्स में हम लोगों ने सीखा था कि प्रेसिशन एंड एक्यूरेसी ये क्या चीज़ हुआ करती है। फिर मैंने आपको वो शूटर्स, 2 शूटर्स थे, उनका एग्जाम्पल देके आपको समझाया था कि प्रेसिशन और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस हुआ करता है ना। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम लोग का लेक्चर 2 का एक क्विक रिकैप हो चुका है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज के थर्ड लेक्चर में क्या क्या कुछ सीखने के लिए है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि डायमेंशनल एनालिसिस है क्या। सुनने में तो या फिर पढ़ने में तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं स्टूडेंट्स, दबाने की बात बिल्कुल भी नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस जो है आपका बहुत बेसिक, क्या अगर इसको हम बोल सकते हैं, ये आपका सिंपल यूनिट कन्वर्जन ही हुआ करता है, ठीक है। आपको पता है जो हम लोग की फिजिकल क्वांटिटीज हुआ करती हैं या तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कि कुछ यूनिट्स हुआ करते हैं, तो वो यूनिट्स को हम लोग आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट करते हैं उसी को हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने छोटे क्लासेस में जैसे आप यूनिटरी मेथड वगैरह सीखा होगा तो आपको ये वाला टॉपिक बहुत ईजी लगने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एक एनसीईआरटी का एक बहुत छोटा सा एक प्रॉब्लम उठाते हैं, सॉल्व प्रॉब्लम उठाते हैं, जिसमें हम लोगों को क्या करना है बेटा, कि क्वेश्चन मेरे पास में है, कन्वर्ट वन कन्वर्ट 3 इंचेस इंटू सेंटीमीटर्स। बोल रहे हैं कि आपको 3 इंचेस को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता होना चाहिए कि 1 इंच इज इक्वल टू रफली हुआ करता है बेटा 2.54 सेंटीमीटर्स। तो अगर मान लिया हम बात करते हैं कि 3 इंचेस कितने हो जाएंगे, क्या करना पड़ेगा इसके लिए, जस्ट मल्टीप्लाई 2.54 विथ 3, and what will we get, 3 4s are 12, 3 5 15 plus 1 16, 3 2s are 6 plus 1 7, दिस मच सेंटीमीटर वी विल गेट, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो काफी बेसिक से क्वेश्चन था। ये हम लोग देखते हैं, हम लोग का जो नेक्स्ट एग्जांपल होने वाला है वो देखते हैं, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिएगा, और उसी के बेस पे आप लोग और भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं हम लोग का नेक्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग का है कन्वर्ट, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में मिल जाएंगे आप लोग को, कन्वर्ट 2 लीटर्स इनटू मीटर क्यूब, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि हम लोग को 2 लीटर्स जो कि वॉल्यूम हुआ करता है उसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा किस में, मीटर क्यूब में। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक रिलेशन जो है वो आप लोग को याद रखना है, वो आगे पे काम आने वाला है, जो कि है आपके 1 लीटर में स्टूडेंट्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता है, ठीक है। आप इससे भी आप छोटा एक मतलब एक आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आपका 1 ml जो हुआ करता है स्टूडेंट्स है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुआ करता है। आप इमेजिन कीजिए 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर का मेरे पास एक क्यूब है, बहुत छोटा सा क्यूब है, इमेजिन कीजिए 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, मतलब ऐसा क्यूब जिसकी डायमेंशन तीनों लेंथ ब्रेथ एंड हाइट तीनों दोनों क्या 1 सेंटीमीटर है। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो आप उसमें 1 ml लिक्विड ही पोर कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, दोनों में से आप कोई एक रिलेशन डाल कर सकते हैं। ये वाले से आप ये बहुत इजीली ड्राइव कर लेंगे, कैसे, हमको पता है 1 लीटर में कितने ml हुआ करते हैं, 1000 ml, और इज इक्वल टू क्या लिखा है,
1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से वैल्यूएशन बन जाएगी, नहीं बन जाएगा कि 1 ml इज इक्वल टू क्या हुआ करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात करते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे हम लोग को कैसे कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ सब लोग ध्यान से देखेंगे, क्या लिखा है 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग यहाँ शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जैसे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हुआ करते हैं स्टूडेंट्स है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आप क्या करते हैं क्यूब बोथ साइड्स, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ एंड सेंटीमीटर क्यूब। इसे और सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग के पास रिलेशन भी हुआ करता है कि आपके यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हुआ करते हैं 1 लीटर हुआ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब हुआ करता है 1 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लीजिए 10⁻6 है, इसको अगर आप डिनोमिनेटर पे ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। हमको निकालना कितने में है, क्योंकि हम लोग को ये कन्वर्जन चाहिए ना। तो अगर मान लीजिए हम बात करते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या करेंगे इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 10⁻⁻3 मीटर क्यूब। हमको निकालना किसमें 2 लीटर्स में, क्योंकि ये क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1 लीटर। तो अगर हम बात करते हैं वहीं पे 2 लीटर, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 2000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। समझ आ गई बात सभी को, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ चुका होगा किस तरीके से आपको कन्वर्जन करना है। ऐसे ही आपको एनसीईआरटी के जो लास्ट एक्सरसाइज हुआ करते हैं उसमें आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तब तक के लिए हम क्या करते हैं इसको एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं। हमने क्या किया सबसे पहले 1 लीटर का हमारे पास ये आपको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका 1 लीटर जो है स्टूडेंट्स वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर हुआ करता है। हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं, ठीक है। हमें लिखे लेते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमको पता है यहाँ पर क्या हुआ करता है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया दोनों साइड में क्यूब कर दिया, तो यहाँ पर क्या मिला हमको 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 100⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा 100⁻³ जो है उसको हम कह ले सकते हैं 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। अगर 10⁻6 जो है इसको अगर डिनोमिनेटर पे लेके जाओगे तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है। हमको क्योंकि पता है 1000 लीटर यानी 1000 लीटर क्या हुआ करते हैं 1 लीटर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हुआ करते हैं 1 लीटर फॉर्म कर देते हैं। तो अगर मान लिया 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतने मीटर क्यूब्स हैं, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब में क्या करेंगे इसको आप दोनों साइड में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या बन जाएगा 10⁻3 मीटर क्यूब। और ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 1 लीटर के। ये हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम आ चुका है। और हमसे पूछा किसको गया 2 लीटर को, तो 2 लीटर के लिए क्या करेंगे सिंपली 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। सभी की बात एक बार समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक कौन सा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स अब हम लोग देखने वाले हैं हम लोग का आज का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। और स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बेसिकली ये सारे सारे टॉपिक्स आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन से बनते हैं मेजरली हैं, ठीक है। तो अगर मान लिया यहाँ पर आपका टॉपिक क्या है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो होता है क्या है जैसे हम लोग की जो केमिकल रिएक्शन हुआ करते हैं, कॉम्बिनेशन मतलब बेसिकली केमिकल रिएक्शन के बारे में बात यहाँ पर करी जा रही है। तो इनको कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज हुआ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस टॉपिक के अंदर 5 लॉज को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, वन बाय वन पढ़ना शुरू करेंगे। अगर बात करते हैं हम लोग का फर्स्ट लॉ, जो आप लोगों ने शायद 9th या 10th क्लास में कभी ना कभी पढ़ा भी होगा, कभी सीखा भी होगा, जो कि क्या है आपका नंबर 1 कौन सा बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको किसने दिया था एंटोनी लेवेजियर। ये एक साइंटिस्ट या फिर बोलते केमिस्ट थे, उन्होंने इसको प्रपोज किया था। तो अगर बात करते हैं इसके पोस्टुलेट के बारे में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। कि आपका मास जो हुआ करता है वो ना किसी केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है और ना ही वो डिस्ट्रॉय हुआ करता है, ये आपने पढ़ा होगा। आगे क्या लिखा है इसके कंसिक्वेंस मतलब इसका परिणाम क्या हुआ करता है, इसका एप्लीकेशन क्या है कि हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। आपने 10th की इक्वेशन में पढ़ा भी होगा, 10th क्लास में पढ़ा भी होगा। लेट्स से अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, लेट्स से मेरे पास ये इक्वेशन है और वहीं पे दूसरी इक्वेशन क्या है आपकी Mg+O2 गिव्स 2 MgO, और बैलेंसिंग करने के लिए हमने यहाँ पर ये लगा दिया, ठीक है। अब अगर मान लीजिए हम कैलकुलेट करते हैं तो मास के बारे में है। तो देखिए मैग्नीशियम का मास कितना हुआ करता है 24 ग्राम। ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा 16 ग्राम है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32 ग्राम। इसी प्रकार से मैग्नीशियम के एक एटम का मास बेटा कितना होगा 24 ग्राम प्लस ऑक्सीजन में कितना हुआ करता है 16 ग्राम।
अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर हम बात करते हैं रिएक्टेंट साइड का, अगर टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 32 कितना हो जाएगा ये स्टूडेंट्स 56 ग्राम। और रिएक्शन के बाद में कितना हो गया है 40 ग्राम। अगर ये लॉ अगर हम देखें यहाँ पर, इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना आप मास को बना सकते हो ना उसको खत्म कर सकते हो। अगर आप इस रिएक्शन में देखो, स्टार्टिंग में हम लोगों ने रिएक्टेंट लिए थे 56 ग्राम, अब लास्ट में वो कितना बचा है 40 ग्राम। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ, 16 ग्राम मास जो हो गया वो डिस्ट्रॉय हो गया। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वायलेट हो रहा है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम इसको यहाँ पर चेक करने की कोशिश करेंगे तो एक मैग्नीशियम का वेट 20 ग्राम हुआ करता है, तो टू मैग्नीशियम कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 48 ग्राम। एक ऑक्सीजन का वजन तो सेम ही रहेगा, कितना आ जाएगा 32 ग्राम। वहीं अगर मैग्नीशियम का वेट कितना हुआ करता है 24 ग्राम मोलर मास, और ऑक्सीजन का कितना हुआ करता है 16 ग्राम, तो 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा 40, एंड 42 ज़ा 80 ग्राम। अब अगर आप देखो इन दोनों को टोटल करोगे तो 48 प्लस 32 कितना हुआ करता है 80 ग्राम। तो देखिए 80 ग्राम से 80 ग्राम ही फॉर्म हो रहा है। सभी को बात समझ आ गई नहीं आ रही है? तो देखिए इसी वजह से, ताकि हम लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो सके, इसीलिए हम लोग केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया करते हैं। समझ में आ गई बात है? और ये वैसे भी आपने क्लास 10th का जो आपका फर्स्ट चैप्टर हुआ करता है, उसमें आपने कहीं ना कहीं टॉपिक जरूर से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना सेकंड लॉ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग का सेकंड लॉ जो है आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। क्योंकि अब यहाँ पे आगे जो हम लोग के पास लॉ आएंगे, ये शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे, तो यहाँ से आप लोग सब लोग ध्यान से समझते हुए चलेंगे टॉपिक्स को। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर है, अ गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय मास इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पॉइंट जो लिखा हुआ है इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब क्या हम समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर मान लीजिए मेरे पास कोई गिवन कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड इमेजिन करते हैं, मान लीजिए वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, कुछ भी इमेजिन कर लीजिए, उसके जो एलिमेंट्स हैं उनके मास में हमेशा एक रेशियो आएगा, एक प्रोपोर्शन आएगा, और वो चाहे किसी भी रिसोर्स से क्यों ना हो। आप इमेजिन कीजिए, लेट से मेरे पास अगर मान लीजिए वाटर है, फिर वो वाटर का मॉलिक्यूल या फिर वाटर जो हम लोग हमारे पास क्वांटिटी है, चाहे वो आप किसी रिवर से लेके आओ, किसी लेक से लाओ, अपना टैप वाटर देख लो, पॉन्ड का वाटर, सी वाटर, कहीं का भी अगर मान लीजिए वाटर है, तो उसमें सिंपल H2O होगा कि नहीं होगा। तो अगर हम बात करते हैं इसमें हाइड्रोजन का वेट कितना हो जाएगा 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का वेट कितना है इसमें 16 ग्राम, तो यहाँ पर रेशियो कितना आ जाएगा 1:8। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही है? कहने का मतलब अगर आपका कंपाउंड यानी H2O है अगर वहां पर, तो आप चाहे किसी भी सोर्स से उसको लेकर के आओ, उसमें उसके मास में एक रेशियो बनेगा, एक प्रोपोर्शन बनेगा। समझ आ रही बात, नहीं आ रही है? लेट्स से फॉर एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की फ्रॉम कोल, और दूसरी साइड हमने कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की फ्रॉम वुड। तो देखिए पहले का सोर्स कोल है, दूसरे का सोर्स वुड है। आप कहने का मतलब क्या है, अगर मान ली यहाँ पर आपका कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होगी, तो इसमें हमेशा मास का एक रेशियो आएगा। जैसे कार्बन का मास कितना हुआ करता है स्टूडेंट्स है 12 ग्राम, मोलर मास की बात कर रहे हैं यहाँ पर है। और ऑक्सीजन का वेट यहाँ पर एक ऑक्सीजन में कितना होता है 16 ग्राम, दो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 32 ग्राम। तो यहाँ पर रेशियो कितना बन जाएगा, देखिए 4 से डिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। देखिए 4 2 4 3 ज़ा 12, 10 4 8 ज़ा 32। तो यहाँ पर देखिए 3:8 का रेशियो आ गया कि नहीं आ गया सभी को? तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, बस उसको रिवाइज करा देते हैं कि डेफिनेट प्रोपोर्शन, डेफिनेट का मतलब क्या हुआ करता है फिक्स्ड, कि आप अपना कंपाउंड किसी भी सोर्स से क्यों ना लेकर के आओ, उनके जो एलिमेंट्स हुआ करते हैं उनके बीच में एक हमेशा एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो होगा उनके मास में। सभी को यहाँ तक बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? वेरी गुड, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग का थर्ड लॉ कौन सा होने वाला है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करते हैं हम लोग के थर्ड लॉ के बारे में, ये जनरली थोड़ा सा इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल हुआ करता है, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे आप लोग, आपको समझ में आ भी जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, वो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस। पिछली बार हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। तो यहाँ पर क्या है, पहली बात तो ये किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, और लास्ट वाला जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं लॉ के स्टेटमेंट के बारे में, पे क्या लिखा हुआ है, इफ two elements combine to form more than one compound, then the masses of the element that combine with the fixed mass of another element are in a simple whole number ratio। अब देखिए ये अगर आप स्टेटमेंट एक बार में पढ़ोगे ना तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, 2 3 बार पढ़ोगे तब भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन इसका अगर आपको एग्जांपल देंगे उसके बाद इसको अगर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे तो आप इसको आराम से समझ जाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए बात करते हैं, मेरे पास हमने दो एलिमेंट कंसिडर कर लिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो इनसे आप H2O भी बना सकते हैं, और एक और केमिकल हुआ करता है इसको बोलते हैं हम लोग H2O2।
आप इसको भी फॉर्म कर सकते हैं, आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ये तो पता होगा कोई वाटर हुआ करता है। और H2O2 जो है इसको बोला करते हैं स्टूडेंट्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर है, देखिए हाइड्रोजन का मास यहाँ पर कितना है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना है 16 ग्राम। इनका यहाँ पर रेशो दिख गया आपको। इसी प्रकार से यहाँ पर हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास कितना हो जाए 16 × 2 = 32 ग्राम। तो हम यहाँ पर देखिए आप स्टेटमेंट अगर आप पढ़ने की कोशिश करें, यहाँ पे क्या लिखा है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। यानी यहाँ पर देखिए मेरे पास दो एलिमेंट थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन्होंने कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना दिया। कौन कौन सा? देखिए H2O भी एक अलग कंपाउंड है और H2O2 भी अलग कंपाउंड। देखिए है तो दोनों में दो ही प्रकार के एलिमेंट ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये मिल करके अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना पा रहे हैं। कौन सा? H2O और H2O2। तो कहने का मतलब आगे क्या लिखा है, देन द मासेस ऑफ द एलिमेंट द कंबाइंस, मतलब उस एलिमेंट के मास जो कंबाइंड हो रहा है किसी फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट से। आप यहाँ पर देख करके बताओ दोनों में से फिक्स्ड मास किस एलिमेंट का, हाइड्रोजन का कि ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन का। देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास 2 ग्राम्स है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मास कितना है 2 ग्राम्स है। तो जिसके जो आपका फिक्स्ड मास वाला एलिमेंट है उससे जो कंबाइन हो रहा है, कौन कंबाइन हो रहा है? ऑक्सीजन, उसका मास आपस में सिंपल रेशियो में आ जाएगा। समझिए दोबारा से कि आपके अगर मान लीजिए दो एलिमेंट हैं, वो आपस में कंबाइन होके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, तो एक एलिमेंट तो ऐसा होगा जिसका मास फिक्स्ड होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, उसका तो रेशियो 1:2 बना जाएगा, सिंपल सी बात है। लेकिन उनसे जो कंबाइन होने वाला दूसरा एलिमेंट यानी यहाँ पे ऑक्सीजन जो है, इसके मासेस में एक रेशियो आएगा। जैसे अगर हम कहते हैं 16:32, ये आपको रेशियो क्या मिलेगा यहाँ पर 1:2 का। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो आपको कभी कभार ये वेरीफाई करने को भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। मान लीजिए बोला क्या कि वेरीफाई द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस फॉर H2O एंड H2O2। ठीक है, इसी प्रकार से एक और एग्जांपल सपोज कर दे सकते हैं। लेट से कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड भी एग्जिस्ट करता है, आपको पता होगा, और कार्बन डाइऑक्साइड भी एग्जिस्ट किया करता है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो रेशियो क्या है 12:16, और यहाँ रेशियो क्या है 12:32। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का मास चेंज हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन का मास सेम है, तो कार्बन का मास तो फिक्स्ड है, लेकिन इससे जो कंबाइन हो रहा है ऑक्सीजन, उसका मास क्या है 16 और 32। तो अगर यहाँ पे आप रेशियो निकालोगे तो क्या आ जाएगा 1:2। अब समझ में आ गई बात है? अब देखिए दोबारा स्टूडेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। अगर दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, देन द मासेस ऑफ द एलिमेंट दैट कंबाइन। ठीक है, मासेस बोला गया है, मतलब उसके वेट, उसके मास जो हुआ करते हैं, यानी मल्टीपल मास के बारे में बात करी जा रही है। किसके? उस एलिमेंट के जो कंबाइन हो रहा है एक फिक्स्ड मास वाले एलिमेंट के साथ में। फिक्स्ड मास किसका था? ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन का, नीचे वाले केस में कार्बन का। जो एलिमेंट फिक्स्ड मास वाले से कंबाइन हो रहा है उस एलिमेंट का मास एक रेशियो में आ जाएगा। समझ में आ गई बात है? तो ये हुआ करता है बेसिक्स आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग अपना नेक्स्ट लॉ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं हम लोग के फोर्थ लॉ के बारे में, ये बहुत बेसिक सा लॉ है, इसका नाम है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स, और इसको दिया था गे ल्यूसेक ने। ठीक है, तो अगर बात करते हैं इस लॉ को हम लोग कभी कभार गे ल्यूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स भी बोला करते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर व्हेन गैसेस कंबाइंड और आर प्रोड्यूस्ड इन अ केमिकल रिएक्शन देन दे आर इन अ सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड दैट दे आर एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये बहुत इजी सा है क्या, कि अगर मान लिया कोई केमिकल रिएक्शन है जिसमें आपकी मल्टीपल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं या कंबाइन हो रही हैं, तो उनके बीच में एक होल नंबर रेशियो होगा अगर वो दोनों के दोनों सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे हैं। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन लिखी हुई है, H2 और O2 आपस में कंबाइन होकर स्टूडेंट्स H2O बना रहे हैं लेट से। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए अगर हाइड्रोजन गैस का और ऑक्सीजन गैस का अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर अगर आप सेम रखेंगे, तो ये आपस में एक फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होंगी। वो कौन सा रेशियो हो जाएगा? 2:1 में। बस समझ में आ गई ना? बस ये लॉ इतना ही प्लेन से यही बोला करता है कि अगर मान लिया गैसेज या तो कंबाइन हो रही हो या प्रोड्यूस हो रही हो, तो अगर मान लिए उनका सेम टेम्परेचर आपने सेम रखा, प्रेशर आपने सेम रखा, तो उनके बीच में एक रेशियो बन जाएगा जो कि बहुत सिंपल सा होल नंबर रेशियो होगा। एक और एग्जांपल देखिए, मान लीजिए मेरे पास में अमोनिया है जो कि डिकम्पोज होकर के N2 और H2 बना रहा है। अगर हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस इक्वेशन में क्या रहा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए
गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं। तो अगर यहाँ पर N2 और H2 का अगर आपने प्रेशर और टेम्परेचर सेम रखा तो इनके बीच में एक सिंपल रेशियो बन जाएगा, जो कि क्या होगा 1:3 का, यानी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। समझ आ गई बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अपना लास्ट और फिफ्थ लॉ देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम लोग का फिफ्थ लॉ जो है, जो कि एवोगैड्रोस लॉ, ये बहुत बेसिक सा लॉ है, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर है, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए हमारे पास मल्टीपल गैसेस हैं, अगर आप उनका वॉल्यूम इक्वल रख देंगे तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक्सिस्ट करा करेंगे। ठीक है, वैसे आप लोग यहाँ पे ध्यान भी रख सकते हैं कि 22.4 लीटर ये किसी भी 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम हुआ करता है। मतलब चाहे आप 1 मोल H2 लेकर के आओ, चाहे आप 1 मोल O2 लेकर के आओ, चाहे 1 मोल नाइट्रोजन लेकर के आओ, कार्बन डाइऑक्साइड लो, कुछ भी कोई आप गैस कंसिडर कर लो, लेकिन अगर उसका आपने अमाउंट 1 मोल कर दिया तो वो हमेशा इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, कितना 22.4 लीटर। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई है? तो वही लिखा गया यहाँ पर है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस, अगर आपने गैसेस का इक्वल वॉल्यूम ले लिया है, वो भी सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। और आपको पता है अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल सेम है, इसका मतलब बेसिकली इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम हो जाएंगे। सिंपल सी बात हुई कि हमको पता है 1 मोल में आपके एवोगैड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हुआ करते हैं, जो कि वैल्यू कितनी होती है, 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने, 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल्स। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ रही है? तो बहुत बेसिक सा लॉ है कि अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर आप सेम कर दो, फिर अगर आप गैसेस, दो मान ली मेरे पास गैसेस हैं, अगर आपने उनको सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर रखा और अगर आपने इक्वल वॉल्यूम लिया उनका, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो होंगे इक्वल होंगे, उनके नंबर ऑफ मोल्स आपस में इक्वल होंगे। सभी को बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के लेक्चर का हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, अगर मान ली हम लोग बात करते हैं हम लोग कि आज के लेक्चर के लास्ट टॉपिक के बारे में है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ रखा होगा, बस हम लोग इसको एक बार रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग का लास्ट टॉपिक कौन सा है, आप लोग देख पा रहे हैं, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने 1800s में सबसे पहले बताया था एटम के बारे में, है ना, कि आपका मैटर जो हुआ करता है वो छोटे छोटे इनडिविजिबल यानी अविभाज्य पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अब क्योंकि 1800s के टाइम पे इतनी रिसर्च एडवांस नहीं थी कि आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स को डिस्कवर किया जा सके, है ना। ऐसे आप लोग आज के टाइम पे तो जानते हैं कि आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और भी काफ़ी सारे पार्टिकल्स हुआ करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं एटम के अंदर। और 1800 के हिसाब से ये भी बहुत बड़ी तरीके से आप बोल सकते हो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी थी। उन्होंने बताया था कि आपका एटम जो है वो आपका छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना होता है। जो एटम का कॉन्सेप्ट जो था वो सबसे पहले जॉन डाल्टन ने ही दिया था। और एटम के अंदर की जो बात है वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे, जो कि आपका कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, उसको आप लोग बिल्कुल मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बात करते हैं हम लोग इसके इनके पोस्टुलेट्स के बारे में, तो सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैटर कंसिस्ट ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल्स, जिन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं, एटम बोला करते हैं। कि आपका हर मैटर जो है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या बोला करते हैं, एटम्स। और एटम्स कैसे हुआ करते हैं, इंडिविजिबल हुआ करते हैं। समझ आ रही बात नहीं आ रही? जैसे मान लिया हम इनके नाम के बारे में बात कर लेते हैं, ये लिखा हुआ है यहाँ पर डाल्टन। तो अब क्या हम लोग उसके पार्ट्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं DALTON। पर क्या आप डी को और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं पॉसिबल है ना। यही मैटर हुआ करते, यही आपके मॉलिक्यूल्स हुआ करते, यही आपके एटम्स हुआ करते हैं। मतलब अगर लेट से हमने बोल दिया कि आपका ये वर्ड जो ऊपर लिखा, आप कोई वर्ड एज्यूम कर सकते हैं, अगर ये मैटर है तो ये मैटर छोटे 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 इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। समझ आ गई बात है? नेक्स्ट पॉइंट अगर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द atoms of the same element are identical in physical and chemical properties while atoms of different elements differ from each other। कि अगर मान लिया आपने एक प्रकार का एलिमेंट ले लिए, तो फिर उसमें जितने एटम हुआ करेंगे वो सबकी उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में सेम आएंगी। लेट से मेरे पास अगर मान लीजिए गोल्ड का छोटा सा पीस है, तो गोल्ड में प्रेजेंट उस टू पीस में जितने भी आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन सबका कलर हल्का सा गोल्डन होगा, येलोइश आप बोल सकते हैं। उन सबका हर एटम का वेट सेम आएगा, हर एटम की केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम आएंगी। समझ में आ गई बात सभी को? लेकिन वहीं अगर मान लीजिए मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ एलिमेंट है, मान लीजिए मेरे पास लोहे का पीस है, आयरन का पीस है और एक गोल्ड का पीस है, अगर आप उनके एटम देखेंगे तो आयरन का जो पीस हुआ करेगा उसके एटम्स थोड़े से डार्क होंगे, ग्रेइश आप बोल सकते हो।
और वहीं आपके गोल्ड के पीसेस आइटम्स कैसे हुआ करेंगे, गोल्डन कलर के हुआ करेंगे। अगर रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो अगर मान लिया अगर आप दोनों पीसेस को अगर आप पानी में छोड़ देंगे कुछ दिनों के लिए, तो आपका जो गोल्ड का पीस हुआ करता है वो शायद उसका बस कलर हल्का सा डल हो जाएगा, पर वो कोई कंपाउंड रिएक्शन नहीं बना देगा, मतलब कोई उसका ऑक्साइड नहीं बन जाएगा। और आपको पता है वाटर में अगर आप आयरन को छोड़ देंगे तो कुछ दिन बाद में क्या होगा, उसमें रस्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। समझ बात है। तो कहने का मतलब अगर आपका एक एलिमेंट है तो उसके एटम्स की केमिकल प्रॉपर्टी सेम आएंगी, और वहीं अगर आपके डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी आपस में डिफरेंट हुआ करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एटम्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा भी था, जो हम लोग का लेक्चर 1 था उसमें हमको बताया था कि आपके जो प्योर मैटर के कैटेगरीज हुआ करती हैं एलिमेंट और कंपाउंड्स। तो कंपाउंड क्या हुआ करते हैं कि आपके एलिमेंट या एटम जो हुआ करते हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो में, हम लोगों ने पीछे कितने सारे एग्जांपल्स देखे हैं कि वाटर में आपके H2O जो हुआ करते हैं 1:2 में कंबाइन, 2:1 में कंबाइन हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में 1:2 में कंबाइन हो रहे हैं। अमोनिया में आपके 1:3 में कंबाइन हो रहे हैं। तो कहने का मतलब आपके अलग अलग एलिमेंट्स के जो एटम हुआ करते हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड होल नंबर रेशियो में, ताकि कंपाउंड फॉर्म कर सकें। समझ आ रही बात है। और अगर हम बात करते हैं हम लोग के लास्ट टॉपिक के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शंस, दे जस्ट रीऑर्गेनाइज देमसेल्व्स। सबसे पहले अगर मान लें हम इसको मिटा देते हैं और आपको एक्सप्लेन करते हैं ये वाला पॉइंट कैसे समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है, क्या लिखा है, इसको आप बोल सकते हो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, अगर आप एटम्स की जगह पे मास कर दो तो वो क्या हुआ करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम्स भी बोल सकते हो कि एटम जो है वो कभी भी ना डिस्ट्रॉय होते हैं और ना फॉर्म हुआ करते हैं। समझ आ रही बात है। अब देखिए इसको हम एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए मेरे पास H2O प्लस O2 गिव्स H2O। अगर हम इसको बैलेंस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए लेट से अगर मान लिया हम हाइड्रोजन को एक स्क्वायर से दिखा रहे हैं, ठीक है, और मान लिया हम ऑक्सीजन को सर्कल से दिखा रहे हैं। समझ आ रही बात है। तो देखिए हमारे पास क्या था, दो हाइड्रोजन, हमारे पास बेसिकली 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट थे ना। देखिए 2 2 4, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 4 स्क्वायर्स बनाएंगे, 2 3 4। ठीक है, और मेरे पास ऑक्सीजन कितने यहाँ पर थे, 2, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 सर्कल ड्रॉ कर देंगे, एक ऑलरेडी था हमने एक और ड्रॉ कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अगर मान लिया हम इनको कंबाइन कर दें आपस में, तो देखिए 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, देखिए पहला H2O बन गया। और इसी प्रकार से अगर मान लिया हम इसे कंबाइन कर देते हैं तो देखिए 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन एक और H2O बन गया। तो देखिए यहाँ पर 2 H2O हो गए कि नहीं हो गए। मतलब कहने का क्या है कि आपके एटम जो होते हैं वो ना बन रहा है ना बिगड़ रहा है, मतलब जितने आपके टोटल पहले भी 6 एटम्स थे और रिएक्शन के बाद भी 6 एटम्स है, बस क्या हुआ है एटम्स ने आपस में एक दूसरे को क्या कर लिया, रीऑर्गेनाइज कर लिया है, एक दूसरे से बॉन्ड बना दिए तोड़ दिए वो तो बात की बात है, मतलब बस ऑर्गेनाइज कर लिया करते हैं। आप एटम को बना नहीं सकते हो ना एटम को आप खत्म कर सकते हो। समझ आ गई बात है। सो स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर रखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि आपका मूल कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आप लोगों ने 9th क्लास में हल्का फुल्का मूल कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपको बहुत मजा आने वाला है, नहीं भी पढ़ा है स्टिल आप लोग उन टॉपिक्स को इजीली समझ पाएंगे। समझ आ रही बात है। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।